हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। एयर स्पोर्टिंग की सीरीज़ जो काफ़ी समय से मैं आपके सामने ला रहा हूँ और रोज 10 सेंटेंसेस एज यू नो वेल मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसमें क्या एरर्स हैं और क्यों हैं और क्या होना चाहिए, तो इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि ये टॉपिक सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर हर सेंटेंस में कुछ सीखने को मिलता है तो आपका ज्ञान बढ़ ही रहा है। और जब हम इंग्लिश लिखेंगे बोलेंगे तो these type of mistakes you are not going to do, or you are not going to repeat. So without wasting any moment, we should come to the essence. सीधा निचोड़ पे आते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, I got up, took him from the arms and shook him gently. I got up, took him from the arms and shook him gently. हिंदी है I got up, मैं उठा, took him from the arms, मैंने उसको बाहों से पकड़ा, एंड शुक हिम जेंटली, और उसको बुरी तरह से झिझोड़ दिया। शुक का मतलब यहाँ झिझोड़ देना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठा और उसको बाहों से पकड़ा, इसके लिए यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम ना करके बाय आएगी। ये सेंस के हिसाब से है, बाहों से नहीं। मैं जनरल जब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई हिंदी में जो से शब्द है इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो 99% स्टूडेंट कहता है से का मतलब फ्रॉम, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बचपन से के लिए फ्रॉम ही सिखाया जाता है, तो माइंड में फ्रॉम ही रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने माँ से कहा, तो अपन बोलते हैं आई सेड टू मदर। यहाँ भी से आ रहा है, मैंने माँ से कहा, और इंग्लिश में आई सेड टू मदर। तो यहाँ देखिए से के लिए मैंने टू लगाया। वह ऊंचे परिवार से है, वह ऊंचे परिवार से है, से आ रहा है, लेकिन इंग्लिश क्या बनेगी, ही इज ऑफ नोबल फैमिली। यहाँ से के लिए ऑफ आ रहा है। और देखिए सेंटेंस, माँ चक्कू से सब्जी काट रही है। चक्कू से आया है ना, पर इंग्लिश क्या बन रही है, मदर इज कटिंग वेजिटेबल विथ नाइफ। यहाँ से के लिए विथ आ रहा है। तो आप अपने माइंड से बात निकाल दो कि से आते ही अपन को जो फ्रॉम याद आता है, फ्रॉम होता है से के लिए, लेकिन हर जगह नहीं लगता। तो से के लिए फ्रॉम भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है, विथ भी लग सकता है, टू भी लग सकता है ना, और बाय भी लग सकता है। तो यहाँ फ्रॉम हटा के हम बाय कर देंगे। नाउ द सन इज राइट, he got up and took him by the arms and shook him gently. Next sentence आता है friends, loving or hating, his diplomacy was as wrong-headed as buffalo. Once again, loving or hating his diplomacy was as wrong-headed as a buffalo. हिंदी, loving or hating his diplomacy, कोई व्यक्ति है, उसका नेचर इस तरह का है, कभी तो लगता है ये बहुत प्यार करता है, कभी ऐसा लगता है ये मेरे से नफरत करता है, ठीक है, तो उसकी डिप्लोमेसी समझ में नहीं आ रही है। तो वो कह रहा है कि उसकी डिप्लोमेसी एज रॉन्ग हेडेड एज बफेलो, ये इतनी गलत है जैसे भैंस का सिर। एक कहावत है कि नहीं? तो ये कहावत है कि भैंस जब सिर हिलाती है तो पता नहीं पड़ता वो हाँ बोलना चाह रही है ना बोलना चाह रही है, उससे रिलेटेड मतलब ये चीज़ है। तो यहाँ पे बफेलो के अंदर एपोस्ट्रोफ लगेगा, ठीक है, एज ए बफेलोज। जैसे बफेलोज का जो मतलब रॉन्ग हेडेड एक्शन है, पता नहीं पड़ता है, ऐसे उस आदमी का पता नहीं पड़ रहा है कि वो एक्चुअल फेवर करता है यहाँ अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे हम बफेलोस कर देंगे। तो लविंग और हेटिंग हिज डिप्लोमेसी वॉज एज रॉन्ग हेडेड एज बफेलोस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, आई solemnly declare that the flirting with women has neither been my voice nor my virtue. I solemnly declare that flirting with women has neither been my voice nor my virtue. सेंटेंस देखिए, हिंदी देखिए, आई solemnly declare, मैं आत्मा से ये घोषणा करता हूँ, दैट फ्लैंडरिंग का मतलब होता है अय्याशी, विथ women, कि नारी के साथ मैं मतलब अय्याशी, हैज़ नीदर बीन माई वॉइस, ना तो मेरे में ऐसा कभी दोष था न मेरे में ऐसे गुण हैं। हिंदी देखिए, आई solemnly डिक्लेयर दैट, मैं आत्मा से, मैं मतलब जो है बिल्कुल सच्चाई से ये डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ, दैट फ्लैंडरिंग विथ women, नारी के साथ अय्याशी, हैज़ नीदर बीन माई वॉइस नॉर माई वर्च्यू, ना तो मेरे में ऐसा कभी कोई दोष था और ना मेरे में ऐसा कोई गुण है। तो ये देखिए,
इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस राइट है ना। इन ऑल वी शुड से देयर इज नो एरर एट ऑल, सेंटेंस इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर मैनी ईयर्स आई वॉज अवेयर that I was participating in a general decline. For many years, I was aware that I was participating in general decline. हिंदी देखिए, for many years, कई सालों से, I was aware, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सजग था, that I was participating in a general declining, कि मैं धीरे धीरे, ठीक है, मैं धीरे धीरे नाश की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे, है ना। डिक्लाइन का मतलब होता है क्षय होना, कि मैं क्षय होने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरी बर्बादी की तरफ जा रहा हूँ, ये इसकी हिंदी है। तो फॉर मैनी ईयर्स आई वॉज अवेयर, मैं इस चीज़ से मतलब जो है सजग था, दैट आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन जनरल डिक्लाइन, कि मेरा मतलब जो है ना समय खराब होता जा रहा है। डिक्लाइन का मतलब होता है क्षय होना, किसी चीज़ का ख़त्म होते जाना। डिक्लाइन है, डिके है, फेड है, ये सब आसपास के शब्द हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, फॉर मैनी ईयर्स, ये टाइम पीरियड और से की आवाज़ आ रही है इसमें, तो यहाँ हम मतलब जो वॉच को हटा देंगे और हेड बीन कर देंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। कहता है इन आवर सरप्राइज्ड वी डिस्कवर्ड दैट ही न्यू द वेरी स्ट्रीट वी वर लिविंग इन। इन आवर सरप्राइज्ड वी डिस्कवर्ड दैट ही न्यू द वेरी स्ट्रीट वी वर लिविंग इन। हिंदी देखिए, कहता है हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। वी डिस्कवर्ड दैट, हमने क्या पता लगाया, दैट ही न्यू, वो जानता था, द वेरी स्ट्रीट वी वर लिविंग इन। कहता है उसको ये तक पता था कि मतलब जो है हम कौन सी गली में रह रहे हैं। कोई घटना समझ लीजिए, है ना, कि आदमी ने रैकी करी और सब कुछ पता लगा के और वो वहाँ पे पहुँच गया। तो ये कह रहा है कि बड़ा ताजुब की बात है। इन आवर सरप्राइज, कि हमें बहुत, हम लोग मतलब आश्चर्यचकित थे। वी डिस्कवर्ड दैट, और हमने पता लगाया, ही न्यू द वेरी स्ट्रीट वी वर लिविंग इन, कि वो उस गली का भी मतलब जो है ना पता जानता था जहाँ हम रह रहे थे। फ्रेंड्स हम आश्चर्यचकित थे, तो यहाँ पे इनको डिलीट करेंगे और प्रीपोजिशन आएगी टू आवर सरप्राइज वी डिस्कवर्ड। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एज शी हैड फीवर सो शी कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हर ब्रदर। एज शी हैड नो फीवर सो शी कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हर ब्रदर। हिंदी देखिए, एज शी हैड फीवर, जैसा कि उसे बुखार था, इसलिए शी कुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हर ब्रदर, वो अपने भाई की शादी अटेंड नहीं कर सकी। फ्रेंड्स वी हैव टू डिलीट सो, इसको सो को डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेल जस्ट टू जॉइन टू सेंटेंसेस वी नीड ओनली वन कंजंक्शन। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एक की आवश्यकता होती है, तो इसमें एज ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए दूसरे कंजंक्शन की नीड नहीं है, तो डिलीट कर दीजिए सो, बात खत्म हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ड्रॉ मी बैक एज इफ आई वॉज अ बुल ब्रेकिंग फेंस। ही ड्रॉ मी बैक एज इफ आई वॉज अ बुल ब्रेकिंग फेंस। ये कह रहा है उसने मुझे पीछे धक्का दिया, है ना, जैसे कि मैं, ठीक है, बुल ब्रेकिंग फेंस हो। फेंस कहते हैं बाड़ को, कि बाड़ को तोड़ने वाला कोई मैं बैल हूँ या सांड हूँ, उसने मेरे को इस तरह धक्का दिया। फ्रेंड्स इंग्लिश का एक यूज़ है कि जैसे कि के बाद अगर कल्पना वाला शब्द आता है, जैसे कि आ जाए और आगे कल्पना हो, हकीकत नहीं होनी चाहिए, कल्पना हो, तो फिर एज इफ के साथ हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह गाना ऐसे गा रहा था जैसे कि किशोर कुमार हो, या सीता गाना ऐसे गा रही थी जैसे कि लता मंगेशकर हो। गा तो सीता रही है, पर उसकी आवाज़ लता से मिलती है, तो लता जी से मिलती है, तो हमको उसके, हमारे माइंड में कल्पना किसकी आई, लता जी की आई। ठीक है कि नहीं। वह ऐसे चल रहा था जैसे कि लंगड़ा हो, लंगड़ा है नहीं, एक्टिंग कर रहा था। हमारी कल्पना में क्या भर दिया उसने, मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन इट वॉज एक्टिंग, इट वॉज एन एक्टिंग। आई वॉज है ना। तो वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे मिल्खा सिंह हो, फ्लाइंग सिख। वह मिल्खा सिंह नहीं है, और उसका जो दौड़ने का स्टाइल था, ठीक है, वो मिल्खा सिंह से रिजेंबलिंग था। तो हम मतलब जो है ना, जैसे कि आ जाए आगे कल्पना का आभास हो, तो ऐसे समय पे हम लोग एज इफ के साथ हमेशा वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एज इफ आ गया, तो वी हैव टू डिलीट वॉज एंड इंसर्ट वर। नाउ द सेंटेंस राइट। तो जब कभी जैसे कि के बाद कल्पना का आभास होता है, आप एज इफ के साथ वर का यूज़ करें,
है ना, ये फिक्स फिक्स हेल्पिंग वर्ब है. सो ही ड्रॉ मी बैक एज इफ आई वर ए बुल ब्रेकिंग फेंस. नेक्स्ट, शी tiptoed very cautiously into the dark room, hesitating only momentarily at the door. Once again, she tiptoed very cautiously into the dark room, hesitating only momentarily at the door. कोई लेडी है या लड़की है, टिपटोड का मतलब है पंजे पे चलना, है ना. वेरी कॉशियसली, बड़ी सावधानी से वो पंजे पे चली. इनटू द डार्क रूम में अंदर जाती है, ठीक है. हेजिटेटिंग, थोड़ी देर, एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फॉर मोमेंटरीली, एट द डोर, और अंदर चली गई. क्लियर. तो शी टिपटोड वेरी कॉशियसली इनटू द डार्क रूम, हेजिटेटिंग ओनली मोमेंटरीली एट द डोर. जिसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है, तो दिस वन सेंटेंस इज आल्सो राइट. क्लियर. नेक्स्ट आता है, नो सूनर डिड ही रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन. नो सूनर डिड ही रीच द प्लेटफॉर्म, है ना, देन द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन. हिंदी देखिए, नो सूनर डिड ही रीच, ज्यों ही वो, नो सूनर की हिंदी होती है ज्यों ही वो इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, देन द ट्रेन मूव आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्टेशन से बाहर चली गई. तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि नो सूनर के साथ अक्सर देन वाली मिस्टेक दे देते हैं. अगर यहाँ एरर देते हैं तो नो सूनर के साथ वैन दे देते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ देन फिक्स है. अगर वो वैन देते तो हम वैन हटा के और देन कर देते. तो राइट नाउ दिस सेंटेंस इज राइट, नो, है ना, नो मैरिज देयर. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ विदाउट केयर. Once again, she is wealthy and can afford all the pleasures of the life without care. She is wealthy, वो बहुत धनवान है, and can afford all the pleasures, और जितने भी सुख है वो पा सकती है जीवन के, विदाउट केयर, बिना किसी, है ना, परवाह करे. तो यहाँ केयर जो आ रहा है, इस समय ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ किया गया है, तो इस केयर से पहले हमको ए लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब ये सेंटेंस राइट हो जाता है कि she is wealthy and can afford all the pleasures of life without a care. So friends, these were the next 10 sentences with errors, and मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. I explained what the errors are and why and what are the logics behind it. तो सब चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके और इनको बताया है. आई होप सो कि ये सीरीज मैं काफ़ी समय से लेके चल रहा हूँ और मेरे पास बहुत कंटेंट है इस चीज़ का, क्योंकि 40 साल का एक्सपीरियंस है. तो 40 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब ये बनाई हैं, कुछ बुक्स भी लिखी हैं, तो मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है. आप इसको देखते रहिए, है ना. और हर सेंटेंस के अंदर अगर कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो यू मस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटी. विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद.